नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक स्थिरता बनती नजर नहीं आ रही है। अरब देशों की आपसी लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खाड़ी सहयोग संगठन अब तक एकजुट दिख रहा था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से सऊदी अरब और कतर के बीच जारी टकराव आखिरकार बड़ा बनकर उभरा है। 9 देशों ने कतर से राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं और कुछ देश आने वाले दिनों में तोड़ सकते हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्क फिलहाल इस पर नजर टिकाए हुए हैं। कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश भी की है। आज विशेष में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कतर पर क्या आरोप लगाए गए हैं, खाड़ी और अरब देशों के आपसी टकराव की वजह क्या है और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और भारत के लिए इसमें चिंता की क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, लीबिया और मालदीव समेत करीब 10 देशों ने कतर से राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। इन देशों ने कतर पर आरोप लगाया है कि वो चरमपंथी आतंकी समूहों का समर्थन कर रहा है और ईरान की मदद कर रहा है। इस कदम के बाद अरब देशों के बीच दरार और गहरी हो गई है। ये तस्वीरें हैं कुवैत एयरपोर्ट की। अपनी फ्लाइट का इंतजार करते और जहां तहां फंसे हुए इनमें से ज्यादातर यात्री कतर के हैं। दरअसल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन और यमन के बाद मॉरिशस, मॉरिटानिया, मालदीव्स और लीबिया ने भी कतर से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। जॉर्डन ने भी कतर से संबंध तोड़ने की बात कही है। सऊदी अरब ने कतर से जमीन, समुद्री और हवाई संपर्क तोड़ दिए हैं, तो यूएई ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों को कतर के लिए बंद कर दिया। नतीजतन कतर में अंदरूनी हालात खराब हो गए हैं और उसके नागरिक और राजनयिक जहां तहां फंसे हुए हैं। कतर से इन देशों के संबंध तोड़ने के पीछे कई वजहें बताई गईं। सऊदी अरब और उसके साथी देशों ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने और पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश में शामिल होने का आरोप लगाया। कतर पर सऊदी अरब के धुर विरोधी ईरान की ओर से कथित तौर पर प्रायोजित आतंकवाद में उसका साथ देने और यमन में शिया हूती विद्रोहियों को मदद देने का भी आरोप लगाया। मिस्र और खाड़ी के देश पहले से ही कतर पर मुस्लिम ब्रदरहुड और दूसरे इस्लामी कट्टरपंथियों को समर्थन देने को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं। सऊदी अरब ने कतर पर मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा समेत कई आतंकवादी और कट्टरपंथी समूहों को आश्रय देने और अपनी मीडिया के जरिए उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। We want to see Qatar implement the promises it made a few years back with regard to its support for extremist groups, with regards to its hostile media, with regards to its interference in the affairs of other countries. And we have taken this step with great pain in order to make sure that Qatar understands that these policies are not acceptable and not sustainable and that they must change. इस घोषणा के बाद कतर में खाद्यान्न संकट की आशंका गहरा गई है। लोग बड़ी संख्या में बाजार और सुपरमार्केट्स में खरीदारी करने उमड़ रहे हैं। लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में खाने पीने और जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। कतर अपने देश की ज्यादातर खाद्य सामग्री के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। ऐसे में कतर की 22.5 लाख की आबादी पर इस नाकेबंदी का प्रभाव दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कतर ने पहली बार खुल करके ईरान का साथ दिया। ईरान में जब नए राष्ट्रपति का चुनाव जीत करके आए, रूहानी साहब जीत करके आए, तो उन्हें बधाई दी और जिससे कि सऊदी अरब काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि ईरान एक शिया शासक देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी शासक देश है और दोनों में घोर मतभेद चल रहे हैं, सदियों से मतभेद चल रहे हैं और हाल के सालों में तो ये मतभेद काफ़ी टकराव के स्तर पर आ गए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। तो इस तरह सऊदी अरब ने काफ़ी अपने को अलग थलग महसूस किया। यदि कतर ईरान के साथ चला जाता है तो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी मुश्किल किसी स्थिति पैदा हो रही थी। तो इसीलिए सऊदी अरब ने कतर को एक सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की। इधर अमेरिका ने मामले के समाधान निकालने की बात कही है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट कुछ और ही इशारा करते नजर आए।
अपने ट्वीट में उन्होंने इसे अपने हालिया सऊदी अरब यात्रा से जोड़ते हुए कहा कि उस दौरान सभी देशों ने वित्त पोषण चरमपंथ पर कड़ा रुख अपनाने को कहा था और वो सारे संकेत कतर की तरफ थे। अभी एक और किस्सा हुआ था जब कतर ने करीब $1 बिलियन दिया था अपने किसी आदमी को अलकायदा से रिहा करवाने के लिए, और जब ये हुआ तो ये अच्छा मौका मिल गया सऊदी अरब को और देशों को, जो उन्होंने कहा जो ये आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है, बहुत सहारा दे रहा है, तो उसको एक मुद्दा बनाते हुए उन्होंने उसको अलग थलग कर दिया। इधर कुवैत ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की है, जबकि दक्षिण सूडान ने भी समाधान की पेशकश की है। चीन ने बातचीत के जरिए मसले का समाधान निकालने की वकालत की, जबकि फिलीपींस ने अपने कामगारों के कतर जाने पर रोक लगा दी है। इजराइल ने सऊदी अरब समेत कतर के खिलाफ खड़े देशों के फैसले का स्वागत किया, तो तुर्की ने कतर की तारीफ करते हुए जीसीसी देशों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। वहीं इराक ने इस मसले पर खुद को अलग रखा है और दोनों पक्षों से अच्छे संबंधों की पैरवी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में नए तरह का कूटनीतिक संकट उभरकर सामने आया है। इलाके के कई देशों ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। जिस तरह के राजनीतिक समीकरण उस इलाके में देखने को मिल रहे थे, उससे यह साफ लग रहा था कि ईरान के सहयोगी देशों के खिलाफ कोई गोलबंदी जरूर होगी। आइए जानते हैं क्या है ये मामला। सऊदी अरब की अगुवाई में कई देशों ने कतर के साथ राजनयिक संबंध रखने का ऐलान किया। इन देशों ने कतर पर 3 प्रमुख आरोप लगाए। पहला आरोप ये कि कतर ईरान के साथ खड़ा है। दूसरा आरोप, कतर में सरकार की मदद से चलने वाला न्यूज संस्थान अल जजीरा ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड के पक्ष में खबरें दिखाता है। तीसरा आरोप, कतर ISIS और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। शुरुआत में 5 देशों ने कतर से संबंध तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद और भी देश इस क्लब में जुड़ गए। खाड़ी सहयोग संगठन के देशों के बीच उपजे विवाद के चलते राजनीतिक संबंध इस कड़वाहट भरे मोड़ पर आया। इस वक्त खाड़ी सहयोग संगठन में 6 देश हैं। ये मुल्क हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बीते कई महीनों से अरब देशों और खाड़ी सहयोग संगठन के बाकी देशों के साथ कतर का संबंध ठीक नहीं था। कि मेरे विचार से कतर के साथ ज़्यादा देश नहीं हैं। ईरान अब शिया और सुन्नी का मामला जो ये है, ये तो अभी कुछ समय से ज़्यादा तूल पकड़ा है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, और कतर इसलिए ईरान को के रुख में के पक्ष में कई बारी बोलता है, क्योंकि वो चाहता है जो अपनी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो परस्यू करे और देशों के साथ वो मिलकर ना चले। तो इसीलिए वो उसने ईरान के पक्ष में कुछ बयान दिए हैं। अरब देशों ने पहले भी आरोप लगाया था कि कतर इलाके के कई कट्टरपंथी संगठनों की मदद करता है। अल जजीरा चैनल के जरिए ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड के पक्ष में माहौल बनाने के भी कतर पर आरोप लगाए गए। कतर ने आतंकी संगठनों को मदद करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कतर ने पक्ष में ये तर्क दिया कि मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस है, जो कि कतर में मौजूद है। लिहाजा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में वो अमेरिका समेत वैश्विक देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कतर को उम्मीद है कि अमेरिका का नाम आगे करने से सऊदी अरब पर पश्चिमी देश दबाव बनाएंगे। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच जो साझेदारी का रिश्ता रहा है, एक तो उस पर उसमें एक काफ़ी मनमुटाव पैदा हो सकता है, क्योंकि यदि इस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच एकता नहीं फिर से बहाल हुई, तो बाकी दुनिया के लिए, बाकी विश्व के लिए चिंता पैदा होगी। क्योंकि खाड़ी इस्लामी देशों के बीच यदि इसी तरह आपसी मतभेद उग्र होते रहे, तो इससे आतंकवाद को नए सिरे से पांव फैलाने में मदद मिलेगा। असल में मुस्लिम ब्रदरहुड को जताए गए समर्थन को लेकर सऊदी अरब शुरू से ही कतर के विरोध में रहा है। सऊदी अरब वहाबी विचारधारा को समर्थन देता है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड इसके खिलाफ है। ज्यादातर अरब देशों में राजशाही है और मुस्लिम ब्रदरहुड राजशाही के खिलाफ है।
2011 में जब मिस्र में आंदोलन चला तो कतर ने मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन दिया था, तो वहीं सऊदी अरब होस्नी मुबारक सरकार के साथ खड़ा था। इन विरोधों के अलावा सऊदी अरब का ये भी आरोप है कि कतर अफगानिस्तान में तालिबान को भी समर्थन देता है। असल में बीते साल कतर ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थता की थी। आरोप ये भी है कि कतर सीरिया में बागी अल नुसरा फ्रंट को मदद कर रहा है। हालांकि ऐसे ही आरोप सऊदी अरब पर भी लग चुके हैं। लिहाजा जानकारों का मानना है कि कतर को अलग थलग करने का कारण कुछ और है। कतर भी सुन्नी देश है और सऊदी अरेबिया भी सुन्नी देश है। कतर अपनी हस्ती बनाना चाहता है और दिखाना चाहता है, तो इसीलिए बहुत सारी ऐसे, जैसे इसका अल जज़ीरा यहाँ पर टीवी स्टेशन है और अल जज़ीरा को बहुत दुनिया में देखा जाता है। हमेशा वो सऊदी अरब की नीतियों के विरुद्ध बोलता है, जो भी सीरिया में जैसे उसकी पॉलिसी वगैरह फॉलो हो रही है तो वो उसके विरुद्ध बोलता है। तो और अगर सऊदी अरेबिया की नीतियों के विरुद्ध बोलेगा तो मतलब ईरान की नीतियों के पक्ष में वो बोलेगा। बीते दिनों जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे तो अमेरिका समेत कई मुल्कों ने ईरान को मध्य पूर्व में अलग थलग करने की कोशिश की। जाहिर है कि मध्य पूर्व में नए तरह के समीकरण बनाने की कोशिश चल रही है और कतर इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। इसलिए कतर से भी इन मुल्कों ने संबंध तोड़ लिए। ईरान एक शिया शासक देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी शासक देश है और दोनों में घोर मतभेद चल रहे हैं, सदियों से मतभेद चल रहे हैं और हाल के सालों में तो ये मतभेद काफ़ी टकराव के स्तर पर आ गए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। तो इस तरह सऊदी अरब ने काफ़ी अपने को अलग थलग महसूस किया। यदि कतर ईरान के साथ चला जाता है तो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी मुश्किल किसी स्थिति पैदा हो रही थी। तो इसीलिए सऊदी अरब ने कतर को एक सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की। इससे पहले भी बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से अपने अपने राजदूत वापस बुलाए थे। 2014 में इन मुल्कों ने कतर पर इस्लामिक ब्रदरहुड को मदद देने के आरोप में ये कदम उठाया था, लेकिन 8 महीने बाद कतर ने इस्लामिक ब्रदरहुड के सदस्यों को देश से खदेड़ दिया था। तब जाकर वापस संबंध बहाल हो पाए थे। इस बार भी कई देश मध्य पूर्व में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए मध्यस्थता करने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, ताकि पहले से ही जारी राजनीतिक अस्थिरता और ज्यादा मजबूत ना हो और इसका फायदा चरमपंथी संगठन न उठा लें। लेकिन ईरान के साथ इन देशों की कड़वाहट जब तक कम नहीं होती तब तक लगता नहीं कि मध्य पूर्व में पूरी तरह राजनीतिक स्थिरता बहाल हो पाएगी। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर।
पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़ घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। सऊदी अरब और कतर के बीच उपजे इस तनाव ने पूरी खाड़ी में उथल पुथल पैदा कर दी है। खासतौर पर कतर के लिए हालात खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इस विवाद की जड़ में कुछ तात्कालिक कारण हैं तो कुछ बहुत पुराने कारण भी। आइए उन मुद्दों की पड़ताल करते हैं जाते जाते, जिससे कतर अचानक सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की किरकिरी बन गया। इजाजत दीजिए। 23 मई 2017 को कतर ने अपनी आधिकारिक न्यूज एजेंसी अल जजीरा और ट्विटर अकाउंट हैक होने का दावा किया। ये इसलिए अहम था क्योंकि इन पर कुवैत की ओर से ईरान की तारीफ करते हुए कई संदेश प्रसारित किए गए। इनमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी की तरफ से ईरान को क्षेत्रीय और इस्लामिक ताकत बताया गया। इस खबर के फैलते ही कतर सऊदी अरब, मिस्र और बाकी देशों के निशाने पर आ गया। हालांकि कतर बार बार ये कहता रहा कि उसकी साइट्स को हैक करके ये संदेश प्रसारित किए गए। تم شنها على مواقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات كاذبة لسمو الأمير أو تصريحات لم يقلها ولم يصرح بها. هناك تم تشكيل فريق تحقيق. लेकिन खाड़ी के देशों ने कतर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आखिरकार उसके खिलाफ राजनयिक और राजनीतिक नाकेबंदी की घोषणा की। इसके बाद सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर की न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा पर पाबंदी लगाते हुए कतर पर इस्लामिक चरमपंथियों को बढ़ावा देने और सहयोगी देशों को धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन कतर के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों में उपजी इस कड़वाहट की जड़ें दशकों पहले तक जाती हैं, जिसमें सऊदी अरब और बहरीन के साथ सीमा विवाद समेत कई बातें हैं। 1991 में कतर का बहरीन के साथ हावर्ड आइलैंड को लेकर सीमा विवाद हुआ। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाने के बाद द्वीप का बंटवारा हुआ। 1992 में सऊदी अरब और कतर के बीच खाफूस सीमा पर गोलीबारी के बाद विवाद पैदा हो गया। इससे दोनों देशों के बीच 1965 में जारी सीमा समझौता खटाई में पड़ गया। 1996 में कतर और सऊदी अरब के बीच सीमांकन समझौता हुआ, लेकिन इसे लागू होने में कई और साल लगे। साल 2000 में सऊदी अरब के तत्कालीन शहजादे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने इजराइल और कतर के व्यापारिक रिश्तों के विरोध में दोहा में इस्लामिक सम्मेलन संगठन की बैठक का बहिष्कार किया। 2002 में अल जजीरा में शाही परिवार के खिलाफ चली एक खबर के बाद सऊदी अरब ने दोहा से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। 2006 में सऊदी अरब ने कतर तक जाने वाली गैस पाइपलाइन बनाने की योजना से हाथ खींच लिए, जो सऊदी के इलाके वाले जल क्षेत्र में वाली थी। इसी साल सऊदी ने कतर में पैदा होने वाली गैस को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान तक ले जाने वाली एक पाइपलाइन बनाने की योजना के खिलाफ भी विरोध किया। मार्च 2014 में सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने कतर से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। कतर पर मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने का आरोप लगा। हालांकि करीब 8 महीने के बाद 3 देशों ने दिसंबर 2014 में अपने राजनयिक वापस भेज दिए। 2015 में यूएई की तरफ से एक ब्रिटिश कंपनी को कतर के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पैसा देने का खुलासा हुआ। हाल ही में 23 मई को कतर ने अपनी वेबसाइटें हैक होने का दावा किया, जिसमें कतर के अमीर की तरफ से ईरान की तारीफें की गई थीं। ये सभी देखिए जीसीसी के बीच में तो फूट पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने सबने कतार के विरुद्ध जो अपना वो लिया है, ये स्टैंड लिया है,
तो उससे उसमें तो फूट पड़ गई है। और जो वहाँ पर अभी हालात हैं, जैसे सीरिया में दिक्कत है, यमन में दिक्कत है, इज़राइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा है, सुन्नी और शिया के बीच में दिक्कतें आ गई है, तो इससे जीसीसी एक ऐसा गुट समूह लग रहा था जिसमें कि थोड़ा स्टेबिलिटी है, परंतु इससे ये भी प्रतीत होता है जो वो एकदम उनकी भी जो यूनिटी है वो भी एकदम ख़त्म हो गई है, तहस-नहस हो गई है। हालांकि 2008 में दोनों देशों के बीच सालों से लंबित सीमा के सीमांकन का समझौता हुआ और सऊदी शहजादे सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने दोहा का दौरा भी किया। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच ईरान से संबंधों को लेकर तनाव सिर उठाता रहा। जानकार मानते हैं कि ईरान और कतर की नज़दीकियों के बीच दोनों की जुड़ी समुद्री सीमाएं और साझा व्यापारिक हित हैं। ईरान और कतर मिलकर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र के मालिक हैं। जाहिर है ईरान से नज़दीकियां कतर को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर तो मूलतः एक सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है, तो दोनों के बीच आपस की दोस्ती क्यों हुई है? क्योंकि राजनीतिक हिसाब से कतर को सऊदी अरब के साथ होना चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरब भी सुन्नी देश है। लेकिन रोचक बात यह है कि कतर और ईरान की सीमाएं मिलती हैं, दोनों देशों के साझा ऊर्जा हित हैं, दोनों देशों के ऑयल फील्ड्स जो हैं, गैस फील्ड्स हैं, वो एक दूसरे से मेल खाते हैं और इस दोनों के साझा हित हैं। दोनों पड़ोसी देश होने के नाते कतर जो है ईरान को नाराज़ नहीं कर सकता है। ईरान और कतर दोनों ओपेक के सदस्य हैं और जीसीसी के दूसरे सदस्यों के उलट कतर हमेशा ईरान की आलोचना से बचता रहा है। मौजूदा घेराबंदी के बाद ईरान ने कतर को हर मुमकिन सहायता देने का वायदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खाड़ी देशों के बीच चल रहे ताज़ा गतिरोध पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कई देशों ने खुलकर मध्यस्थता की बात कही है, लेकिन बाकी मुल्कों की तरह भारत के लिए ये मामला इतना आसान नहीं है। भारत पर इस संकट का सीधा असर पड़ सकता है, लिहाजा विदेश मंत्रालय नजदीक से हालात पर नजर गड़ाए हुए है। कतर और खाड़ी देशों के बीच चल रहे ताजा संकट ने भारत की परेशानियों पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कतर से संबंध तोड़ने के बाद करीब 9 देशों ने कतर के निवासियों को मुल्क खाली करने की मोहलत दी है। ऐसे में भारत ने कहा है कि उनकी चिंता में सबसे पहले खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कतर और बाकी मुल्कों में रहने वाले भारतीयों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय है। भारत ने यह साफ किया है कि ताजा संकट खाड़ी देशों का अंदरूनी मामला है और वो फिलहाल वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर आए हैं। हमारे लिए इस स्थिति से कोई चैलेंज उभर कर नहीं आया। ये जीसीसीआई का आंतरिक मामला है, पहले भी कई बार हो चुका है। जहां तक हमारा सवाल है, इसमें केवल हमें चिंता है तो इतनी है कि हमारा कोई भारतीय तो इसमें नहीं फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी है जाने पे। अगर कोई भी भारतीय रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे। खाड़ी में बसे छोटे से मुल्क कतर में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। आलम यह है कि कतर में मूल निवासियों से दोगुनी संख्या वहां रहने वाले भारतीयों की है। इनमें कुछ कई पीढ़ियों से वहां बसे हैं, तो कुछ नौकरी की तलाश में वहां गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कतर में इस वक्त 6.5 से 7 लाख भारतीय रहते हैं। वहां सीबीएसई से संबंधित 14 भारतीय स्कूलों में करीब 30,000 भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। आलम यह है कि कतर की कुल आबादी में करीब 14% हिंदू हैं और तकरीबन सारे भारतीय हैं। जाहिर है कतर पर मंडरा रहे ताजा संकट का सीधा असर भारत पर भी पड़ने जा रहा है। कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक सदस्य है, परंतु फिर भी उसकी जो नीतियां हैं वो काफ़ी उसकी अलग नीतियां हैं। देश तो ये बड़ा छोटा है, करीब 11,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, भूतल है, और जो कतारी लोग हैं वो भी करीब 3 लाख के आसपास हैं। उससे तो करीब दुगना नंबर तो भारतीयों का है वहाँ पर। 6,50,000 भारतीय हैं वहाँ पर और टोटल उसका जनसंख्या 2.3 मिलियन है, 23 लाख के आसपास है। भारत के लिए मामला सिर्फ कतर तक सीमित नहीं है। भारत चाहता है कि खाड़ी के बाकी मुल्कों के साथ भी संबंध खराब ना हो, क्योंकि कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय इन देशों में रहते हैं। यही वजह है कि भारत
कतर और सऊदी अरब में से फिलहाल किसी के भी पक्ष में खुलकर नहीं आ रहा। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय हर साल 63 अरब डॉलर से भी ज्यादा धन भारत भेजते हैं। क्योंकि अरब दुनिया में भारत के 60 लाख से अधिक कामगार रहते हैं, भारतीय मूल के मजदूर वहाँ रहते हैं, श्रमिक वहाँ रहते हैं, और ये भारतीय कामगार वहाँ से 63 से 65 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, जो भारत के लिए काफ़ी महत्व रखती है। भारत में हम करीब अपना 65% गैस जो हमारा आयात होता है वो कतर से होता है। तो और भी बहुत सारे दुनिया के देशों में गैस का इसका निर्यात होता है, तो इससे उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना कि जो यमन में जो इतनी देर से ये वाला युद्ध चलता रहा है। 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर में होना है और इस परियोजना में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा केरल के लोग हैं, जबकि गुजरात और बाकी राज्यों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने खाड़ी देशों का रुख किया है। कतर हर साल कुल उत्पादन का 15% प्राकृतिक गैस भारत को निर्यात करता है, जो कि भारत के कुल आयात का करीब 65% है। कतर और भारत के बीच 3 सीधी विमान सेवा है। खाड़ी सहयोग संगठन के बाकी देशों ने अब कतर जाने वाले विमान को देश की सीमा के भीतर उड़ने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में भारत और कतर के बीच विमान की दूरी लंबी हो जाएगी। माना जा रहा है कि ताजा संकट से कतर के अलावा भारत पर भी सीधा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 60 लाख प्रवासी भारतीय इन देशों में रहते हैं, उनके परिवार भारत में हैं, जो करोड़ों में हैं। तो अगर उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो भारतीय परिवारों के रहन सहन पर, उनके आजीविका पर भी असर पड़ेगा। और पूरे जो प्रवासी भारतीयों का जो पारिवारिक समुदाय भारत में है और इतनी बड़ी आबादी भारत में है, उसकी आय पर, उसके रहन सहन पर और जिस तरह से उनके पूरे एक मानसिकता पर असर पड़ेगा, वो भारत के लिए चिंता की बात। मध्य पूर्व के मौजूदा समीकरण में भारत सऊदी अरब, ईरान, कतर के अलावा बाकी देशों के साथ बराबर कूटनीतिक संबंध बरकरार रखना चाह रहा है। यही वजह है कि भारत फिलहाल इस विवाद में सीधे तौर पर पक्ष चुनने से बच रहा है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।